नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को 7 लाख रोजगार देने का वादा झूठा है। उन्होंने राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 2.25 करोड़ पद खाली चल रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में 28 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। सरकार लोगों को भ्रामक आंकड़ों से भ्रमित कर रही है। भ्रामक आंकड़ों की आड़ में सरकारी पदों की रिक्तियां छुपाई जा रही हैं। उन्होंने सरकार से सेक्टर वाइज रोजगार देने के आंकड़े जारी करने की मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने कहा कि जिन पदों को अधियाचन कांग्रेस सरकार में हुआ था, सरकार उनको अपना बता रही है। उन्होंने सरकार को बेरोजगार विरोधी करार दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव मैदान में जाएगी। एक तरफ जहां बीजेपी हरीश रावत के बयान को हास्यास्पद बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस ने उत्तराखंड को गड्ढे में धकेल दिया है। ना तो कांग्रेस ने ही उत्तराखंड वासियों को रोजगार दिया और न ही बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरीश रावत की सरकार में भी बेरोजगार धरना कर रहे थे, तब हरीश रावत कहां थे। तो ऐसा ही थी कि जो पीरियोडिकल बेरोजगारी थी वो 33%, कभी 23% तक बढ़ रही थी, जो बहुत चिंताजनक है। और आज 9 लाख के करीब नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो रजिस्टर्ड हैं हमारे रोजगार दफ्तरों में, वो बेरोजगार हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। और राज्य सरकार जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़े झूठे हैं, वो आंकड़े तथ्यहीन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बेरोजगारी की जो स्थिति बनी है, इसके लिए केवल भाजपा की कुनीतियां जिम्मेदार हैं। आज हरीश रावत जी रोजगार को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी अपने चरम पर है। लेकिन हमारा साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन दोनों ने रोजगार के विषय पर उस उत्तराखंड को गर्त में ढकेल दिया है। अपनी चरम पर है उत्तराखंड में बेरोजगारी। हरीश रावत जी भी रहे, ना तो वो रोजगार दे पाए यहाँ के युवाओं को। भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, ना ही वो रोजगार दे पाए। आज भी बेरोजगार बच्चे जो है ट्रेंड, चाहे बीएड हो, बीपीएड हो, तमाम बच्चे आज धरना देने में मजबूर हैं। और हरीश रावत जी की जब सरकार रही, मैं याद दिलाना चाहूँगा उनको, तमाम शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार बच्चे उनके कार्यकाल में भी धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे थे। तो ये स्थिति उनके कार्यकाल में भी रही कि दोनों ही पार्टियां रोजगार के विषय पर पूरी तरीके से उत्तराखंड में नाकामयाब सिद्ध रही। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बेरोजगारी के लिए तंज कसना एक बड़ा ही हास्यास्पद है। जिनके अपने राज्य में लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी रहा, जहां युवा लगातार रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करते रहे, कभी सचिवालय कुछ, कभी मुख्यमंत्री कुछ, और जिनके अपने ही लोग उनके तानाशाही से त्रस्त आकर पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे हरीश रावत जी अपने अंदर की सर फुटबल से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। सुजाता पॉल कांग्रेस से, महेंद्र मिश्र आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सुजाता पॉल, सबसे पहले आपके पास आते हैं। सुजाता जी, ये जो चल रहा है बेरोजगारी को लेकर, लगातार हल्ला होता है, सभी सरकारों में होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों को एक समाधान चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आता। देखिए, ऐसा नहीं है। जहां नौकरियों की बात है तो
सरकारी नौकरियां ही नहीं, अन्य तरीके से भी रोजगार सृजित करने का काम हर सरकार का कार्य होता है। मगर आपने देखा होगा कि अभी कौन से प्रवक्ता थे भाजपा के जो कह रहे थे कि हमारे समय में भी धरने प्रदर्शन होते थे। हमारे यहाँ जब भी कोई कमी होती थी और जब भी एक भी व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता था, कोई सवाल करता था, उनसे बात करके उसका हल ढूंढते थे और उनको उस हल का फायदा होता था। लेकिन जिस बैंक भर्ती को खोलने में इनको पूरे 5 साल लग गए, ये उसके बारे में बात करें। अब इन्होंने पिछली कैबिनेट में जो किया है बड़ा दुखद विषय है, क्योंकि उसमें इन्होंने परिवहन निगम के जो 24 पोस्ट हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं बच्चे, उनकी नियुक्ति के बारे में कहा था कि वो अनफ्रीज हो जाएगा। 102 पद ऊर्जा विभाग के जो एक प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेशन है वहां पे भी कहा था कि उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, मगर अभी तक नहीं दी गई है। इसके अलावा सहायक लेखाकार एग्जाम को कैंसिल करने की जो मांग का बच्चे कर रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं। पीआरडी जवान बैठे हुए हैं गांधी पार्क के बाहर, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। पंडा किस प्रकार से इनके विरुद्ध खड़े हुए वो आपने देखा, और आपने देखा कि फार्मासिस्ट अभी भी अपने 536 पदों के लिए लड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट लाए हैं जिसके तहत, और ये केंद्र सरकार लाई है और ये तो डबल इंजन की सरकार है जो गुलाम मानसिकता वाली है। 536 फार्मासिस्ट के पद जो है वो खतरे में पड़ चुके हैं, और जितने सवाल इनके ऊपर दागे जाए वो कम है, क्योंकि डायट डीएलएड से जो प्राइमरी शिक्षा में जिनको नौकरी मिलती थी उसमें एक और इसने एंट्री कर दी NIOS DLED, क्योंकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश थे। मगर अब ये कह रहे हैं, कभी तो इनके सेक्रेटरी कहते हैं कि इनको भी इंक्लूड किया जाएगा, फिर 25 दिन के बाद अपने ही आदेश को वापस करके कहते हैं NIOS DLED के जो छात्र हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। DLED के छात्रों के साथ साथ BPLED छात्र जो है वो भी इनके खिलाफ धरने पर रहे। आपको पता है कि स्वयं सहायता समूह से किस प्रकार से सरकार निवाला छीन रही थी, जब ई टेंडरिंग के माध्यम से 652 करोड़ का 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे थे किसी बाहरी कंपनी को। HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड भाग चुका है उत्तराखंड से सब्सिडी खा के, और एक लोग आज बाहर हैं और खड़े हैं, इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को ये दिखाई नहीं देता, नर्सिंग का एग्जाम नहीं करवा पाए, पुलिस भर्ती का एग्जाम नहीं करवा पाए। आपने देखा कि पुलिस ग्रेड पे की बढ़ोतरी के लिए किस प्रकार से पुलिस वालों के परिवार वाले भी सड़कों पे आए। 108 के जो पूर्व कर्मी है आज भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। तो जो सड़कों पे रहा है, और उसके बाद आप देखते हैं इस सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी वो टूटी फ्रैक्चर्ड उंगली को लेकर जो घूम रहे हैं ना, ठेंगा दिखा रहे हैं, ठेंगा जनता को, क्योंकि उस उंगली के पीछे वो नहीं दिख रहा उनको जो जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर वो बड़े बड़े इनके बॉडी पर पोस्टर लगे हुए हैं, ये बताते हुए कि हमने इतनी नौकरियां दी, जो सरासर झूठ है। टेंडर से काम करवाया इन्होंने, और जो 100% का पहला वैक्सीनेशन डोज करवाया, उसके बाद उनको नियम कायदों के विरुद्ध जाकर इनको बाहर निकाल दिया। तो जो हरीश रावत जी कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज जो हालत है जनता की, ऐसा कभी पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। इनकी भी अपनी सरकार में पिछली वाली कभी इस तरह की हालत नहीं हुई, तो आज हालत कर रखी है इन्होंने। अमेंद्र जी, आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं हरीश रावत को, आप कह रहे हैं कि उनके टाइम पे भी रोजगार नहीं मिला। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ऐसे दल हैं जो चुनाव के समय, वैसे तो ये आपस में मित्र विपक्ष के रूप में इनका रिश्ता है, लेकिन चुनाव के समय इनको बेरोजगारों की याद आती है, चुनाव के समय में इनको किसानों की याद आती है, चुनाव के समय में युवाओं की याद आती है, चुनाव के समय में महिलाओं की याद आती है। आप देखिएगा कि पिछले 5 सालों में, क्योंकि अब चुनाव में जाने वाले हैं और चुनाव में जाने के लिए सिर्फ 1-1.5 महीना बचा हुआ है, लेकिन पिछले 5 महीनों में हरीश रावत जी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, तो इन लोगों ने बेरोजगारों को लेकर के कितनी आवाज उठाई, कितनी बेरोजगार की पीड़ा को, बेरोजगार की चिंता को लेकर के चिंतित दिखे। तो हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि ये एक परिपाटी है। जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो बीजेपी पर निशाना साधती है, और जब
बीजेपी सत्ता में रहती है तो कांग्रेस निशाना साधती है। इनकी बारी लगी हुई है उत्तराखंड में। निश्चित तौर पर यदि उत्तराखंड में बेरोजगारी का ये आलम है, बेरोजगारी में हम आज शीर्ष जो राज्य है उन राज्यों में हैं, तो क्या हरीश रावत जी को आज तक ये पीड़ा बेरोजगारों की दिखी नहीं? अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं और दूसरी पार्टियों को कोसना है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने रोजगार को लेकर के कोई काम किया नहीं है। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उत्तराखंड और पूरे देश के नौजवान के हाथ से काम छीनने का काम किया। केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने जो लगी हुई नौकरियां था उनको छीनने का काम किया। उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस राज्य के नौजवान को कोई नई नौकरियां दे पाएंगे। बिल्कुल। सुनीता विद्यार्थी जी, हरीश रावत ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं। त्रिशूल जी, मुझे तो लगता है हरीश रावत जी को अब सीरियसली नहीं लेना चाहिए और ना ही उनके किसी बात को, क्योंकि अभी अभी का ट्वीट आपने पढ़ा नहीं, उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और अपनी ही पार्टी के लोगों को मगरमच्छ कहकर संबोधित किया है कि ये लोग मुझे खाने के लिए घेर रहे हैं। तो ये बताइए, जो खुद के लोगों के नहीं हुए वो जनता के क्या होंगे? जिस पार्टी ने इनको इतने ताज पहना के बिठाया, सीएम बनाया अपनी समय में, जिन्होंने जितने समय में भी इनका रहा, हमेशा हरीश रावत उनके मुंह पे सीएम के तौर पे चेहरे के रूप में रहे, आज ये उन्हीं को मगरमच्छ बोल रहे हैं। जिस संगठन, कांग्रेस संगठन ने इनको इतने बड़े ताज पहनाने में भरसक सहयोग किया, अब ये कह रहे हैं कि ये सारे मगरमच्छ घेर के मुझे चुनाव में जो है तैरने नहीं दे रहे हैं, जो चुनाव रूपी समुद्र है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए, और खुद हरीश रावत जी का ये वक्तव्य है उसमें कि लगता है कि अब मेरा विश्राम करने का समय आ गया है। तो एक तरफ तो आप विश्राम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप त्राहिमाम कर रहे हैं। आखिर में आप चाहते क्या है भाई, ये बताए ना। एक तरफ आप बोल रहे हैं मेरे को खत्म कर रहे हैं मेरे संगठन के, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हरीश रावत जी बौखला गए हैं क्या इन समय में? अब इनके पास अंतिम समय ही है, विश्राम इनको कर लेना चाहिए। ये वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये उन्हीं की सोच है, हम नहीं कह रहे। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हरीश रावत जी, ये जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, आप तो ये बोल रहे हैं कि हमारे समय में हमने सोचा था कि हम लोग जो है इतने परसेंट बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हमने सोचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विजन देखिए, वो करके साबित कर रही है, रोजगार दे के साबित कर रही है। अब उस चीज को आप बोले कि ये तो हमारा सोच विचार था, भाई आपने कैसे इसको सिद्ध कर दिया? तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को दोबारा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि उनके समय के आंकड़े क्या थे, वो क्या सोचते थे और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आंकड़े रखे, डिपार्टमेंटल एक चीज नंबर्स में लोगों को आंकड़े दिए हैं। कोई इनकी तरह घोषणा नहीं कर दी, जुमला नहीं लगाया कि भैया हमने तो ये कर दिया, गरीबी हटाओ पूरे देश से। आज तक गरीबी नहीं हटी। ये इनका जमाना था जब ये इंदिरा गांधी जी के समय से बोलते थे कि भारत से गरीबी हटाओ के नारे दो, लेकिन इन्होंने गरीबों को और गरीबी में धकेला, इन्होंने कभी गरीबी नहीं हटाई। क्यों ये हमेशा इतने पिछड़े हुए इलाके से ही इलेक्शन लड़ने जाते हैं यूपी में? ये लोग अमेठी में कितनी बार जीते, क्यों नहीं वो अमीर हुए वहाँ के लोग? क्यों नहीं उनको सहयोग मिला? वो आज और ज्यादा, आज भारतीय जनता पार्टी आने के बाद वहाँ पे लोगों ने छत देखी अपने सिर के ऊपर, रोटी कपड़ा मकान। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें। बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार।
इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे सुजाता पॉल के पास। सुनीता विद्यार्थी जी, हम सुजाता पॉल से पूछ लेते हैं, जो ट्वीट किया है वो आखिर उसका मंतव्य क्या है, उसका राज क्या है। सुजाता जी, अभी हरीश रावत ने एक ट्वीट किया है, आपने पढ़ा है इस ट्वीट को, तो उसका जरा विश्लेषण कर दीजिए, क्या मतलब उसका। हमारे बहुत बड़े नेता हैं हरीश रावत जी, अगर कोई बात कहते हैं तो हम ध्यान से सुनते हैं, बस इतनी सी बात है। और हमारी पार्टी का मैटर है, इतना भाजपा क्यों कूद रही है। नहीं, पार्टी का मैटर है तो ट्वीट क्यों किया, चिट्ठी लिखते संगठन। बताती हूँ ताकि सबको ही सावधान रहे, क्योंकि भाजपा से आए हुए कोई मगरमच्छ ना हो, है ना। तो इसमें तो लिखा है उन्होंने कि सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर के खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। संगठन के लिए लिखा है ये तो सुजाता जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बात को मैं जरूर कहूंगी कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें भी ऐसा महसूस हो जाता है कई बार कि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सब कोई उतने जोर शोर से उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता। और ट्विटर जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है सबको ये बात कहने का। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता तो ऐसी बातें करते रहते हैं, और जब कोई बड़ा नेता कहता है तो कम से कम सबको संगठित होकर जो आज हमारे सामने सबसे बड़ी लड़ाई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, उसके लिए एकजुट होंगे। लेकिन सुजाता जी देखिए, ये जो ट्वीट किया है, हिंदी भाषा में जितने भी अतिशोक्ति, अलंकार, उपसर्ग, संज्ञा, क्रिया, ये मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो वो जो लिखा हुआ है उसमें उसका विश्लेषण ये है कि उन्होंने अपने ही संगठन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और ये एक गहरी चिंता का विषय है आपके लिए। नहीं, आप सुनिए, आप अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी उन्हीं की कई बातों पे कर रहे हैं, तो वो कोई छोटी सी भी बात करेंगे तो उस पर ध्यान जाना तो बिल्कुल निश्चित है। उन्होंने एक और ट्वीट भी किया था, उसको भी देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि खाने की मेज पर उनके बेटे और बेटी ने कैसे युवाओं के बीच में जो नशा फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए उपाय बताया, और किस तरह से उन्होंने जो उनके सुझाव है उसके बारे में भी बात करी। उसके अलावा जो बात आप जिस ट्वीट की कर रहे हैं उसके बाद एक और भी आया जो बहुत ही दुखद विषय है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते ये इनकी जिम्मेदारी है सुनीता जी की, बताए कि जो
भोजन माता को उनके हाथ से लोग खाने को इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वे एक दलित महिला है। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है और वहां पे एक महिला का, और क्योंकि वो दलित महिला है इसलिए उनका इस प्रकार से अपमान किया गया। उसके लिए भी हरीश रावत जी ने मौन व्रत रखा 1 घंटे का, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको लगता है कि ये ट्वीट कोई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है? वो ट्वीट गंभीर नहीं है, ये ट्वीट गंभीर है। वो ट्वीट गंभीर नहीं जिसमें है, ये उन्होंने ट्वीट गंभीर भोजन है। माता की बात और करी वो है। ट्वीट गंभीर क्यों नहीं है? वो गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो विषय है वो हमारी पार्टी से संबंधित जी, है। तो जी। हम उसको देखेंगे कि उसमें वो क्या कह रहे हैं, हम उन तक पहुंच के अब उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जी। कि कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है जो हमारी इंटरप्रिटेशन में गलत है, क्योंकि आप लोगों को अपनी इंटरप्रिटेशन हमें बता रहे हैं, अलंकार वगैरह आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि हम तो जब उनसे मिलते हैं तो हम उनको अपने बड़े नेता के रूप में ही देख पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ट्वीट आपके और संगठन के खिलाफ है पूरी तरह से, उन्होंने जो डाला है। अमेंद्र जी, देखिए, एक तरफ हरीश रावत बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ अपने ही संगठन के खिलाफ ट्वीट डाल देते हैं। अब इसको कैसे देखा जाए कि आरोप किस पर लगा रहे हैं और किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? फिर सवाल, दोनों चीजों की गंभीरता समाप्त हो जाती है ऐसे में। देखिए, हरीश रावत जी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और वो बहुत माहिर हैं, उत्तराखंड की नब्ज को भी समझते हैं और वो अपनी पार्टी की नब्ज को भी समझते हैं और वो जानते हैं कि किस समय पार्टी पर दबाव बनाया जाए, किस समय कौन सी बात कह करके कहा जाए। अभी परसों ही उनका एक ट्वीट भी आया था, उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की जनता पहली पसंद मान रही है, ऐसा विभिन्न सर्वे कह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब मेरी पार्टी ने मुझे चेहरा घोषित नहीं किया और यदि मेरी पार्टी मुझे चेहरा घोषित करती है तो निश्चित तौर पर ये ताकत दोगुनी हो जाएगी, ऐसा उनका लिखना था। तो जाहिर सी बात है वो उसी को अपनी पार्टी में इस बात को रखना चाहते हैं कि मुझे पार्टी का चेहरा बनाया जाए और इसके लिए वो अपने प्रदेश प्रभारी पर भी निशाना साध रहे हैं और अपने संगठन को भी ये संकेत देना चाह रहे हैं कि उनको आगे कर दिया जाए। अब उत्तराखंड में चुनाव संचालन के लिए उनको आगे किया जाए। खैर, ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय है और कांग्रेस को इस लड़ाई को अपने अंदर लड़ना चाहिए। और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हालांकि जैसा अभी सुजाता जी ने कहा कि हमारा अपना मामला है, तो ये अपना मामला है, पार्टी के भीतर हो तो उनकी पार्टी के लिए ये फायदेमंद होगा। और अगर ये सोशल प्लेटफॉर्म पर और सार्वजनिक मंचों पर इस तरीके की लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर इसका लाभ इसका उनको नुकसान ही होगा। खैर, हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 सालों की जो सरकार है उसमें रोजगार की क्या स्थिति रही। और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी जिस सवाल को आज उठा रहे हैं, और मैंने मदन कौशिक जी का भी मैं एक बयान सुन रहा था, वो भी इस बात को कह रहे थे कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस के 11 विधायकों ने और इवन हरीश रावत जी ने कभी बेरोजगारों को लेकर के बात नहीं की, वो आज इस बात को बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बेरोजगारों की पीड़ा चुनावी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ये चिंता चुनावी चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि लगातार पिछले 5 सालों से जब तक बेरोजगारों की अनदेखी की जा रही थी तब से कांग्रेस को इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। और आज चूंकि राजनीतिक लाभ लेना है तो उसके लिए कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से रोजगार को लेकर के तो उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। जैसा कि हरीश रावत जी ने भी अपनी बात में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मनरेगा के मजदूरों की संख्या और मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाले रोजगार के अलावा अन्य आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। सुनीता जी यहाँ पर बैठे और बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता के तौर पर मैं उनको मानता हूँ, तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं। तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 सालों में कोई काम हुआ है, रोजगार मिला है, तो उनको बताना चाहिए कि किस सेक्टर। हरीश रावत जी ने जो सवाल पूछे कि सेक्टर वाइज उनको बताना चाहिए कि किस सेक्टर में उन्होंने जो है युवाओं को रोजगार दिया है, अलग अलग वर्षवार और सेक्टर वाइज बता देंगे। और हम जो लोग आरोप लगा रहे हैं हमारा मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ बातें करनी है, वो कोई रोजगार देने का काम वहां हुआ ही नहीं है। चलिए पूछ लेते हैं उनसे। सुनीता जी, अमरेंद्र बिष्ट जो कह रहे थे कि कहाँ किस सेक्टर में कितना रोजगार दिया गया है, ठीक है, वो
हरीश रावत ने जो ट्वीट किया है वो उनके लिए मुसीबत है या उनके लिए परेशानी है, उनके लिए हल है, वो कांग्रेस जाने, वो कांग्रेस से जुड़ी बात है। लेकिन अमरेंद्र मिश्र जो सवाल पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर कितना काम हुआ है। देखिए अमरेंद्र भाई जी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि हम जो बात कहेंगे वो सही बात कहेंगे। रोजगार के प्रत्येक डिपार्टमेंटल आंकड़े हमारे शासकीय प्रवक्ता जी ने भी सामने रखे और मैंने पिछली डिबेट में भी इनको 1 by 1 यूके के और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट में निकले हैं रोजगार और नियुक्तियाँ हुई, नियमित रोजगार मिले और हमारी जो प्रोसेसिंग में थे वो, जो हमारे उपनल के माध्यम से लगे वो, जो बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल रोजगार मिले वो, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भर्तियां हुई, जो डॉक्टर्स हमने पहाड़ों में दिए, तमाम हमने इनको 1 by 1 आंकड़े फिगर्स में दिए। और यहाँ पे अगर बार बार उनको दोहराना है तो अलग बात है, मैं फिर से बैठ जाती हूँ पर्चा लेके, मेरे पास रखा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि अमरेंद्र भाई जी, हम लोगों ने आपके सामने ये देखिए, हमारी रिपोर्ट नहीं है, CMRI की रिपोर्ट है कि आज उत्तराखंड में 3.1% बेरोजगारी है और हमने इसको कंट्रोल किया है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में हम किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। बिल्कुल सुनीता जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम चलेंगे सुनीता विद्यार्थी की बात। सुनीता जी देखिए, लगातार हालांकि आज जो हरीश रावत ने सवाल पूछा है उसके बाद सवाल उन्होंने अपने ऊपर भी कर दिया है। ऐसे में उनके सवाल को माना जाए या ना माना जाए ये बात नहीं, बात यह है कि गंभीरता इतनी बेरोजगारी को लेकर है कि उस पर सवाल किया जाए। बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े हैं वो कितने तथ्यात्मक है, आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है और कांग्रेस भी पूछ रही है। जी देखिए, हमने दोनों को ही जवाब दे दिया है और हमारा सबसे बड़ा जवाब तो जनता के लिए है और जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि जो भी हमने आंकड़े रखे हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, प्योर फिगर्स हमने उनके सामने रखी है। अब मैं यहाँ पे पहले सुजाता बहन जी का जवाब दे देना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा कि जो भी हरीश रावत जी ने बोला वो हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और संगठन उनकी बातों के साथ में है। मतलब कहने का
कि जो हरीश रावत जी ने ट्वीट किया पूरा संगठन उसको सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि वाकई ही अब हरीश रावत जी को विश्राम कर देना चाहिए। विश्राम वो खुद लेना चाहते हैं और बहुत पहले से वो संन्यास लेने की भी बातें कर रहे थे। अब एक्चुअल में इनके जो ठंड में बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं, विधवा महिलाएं हैं वहाँ पे पीआरडी में, वो बैठी हुई है। कुछ शर्म आती है इनको महिलाओं के, इनको दर्द नहीं समझ में आ रहा। वहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई है भूख हड़ताल पे, कुछ तो शर्म कर लो आप। एक समाज सेविका है जो उनको खाना खिला रही है, आपको कुछ शर्म आती है? सरकार आपकी है और वहाँ पे अगर हमारे बच्चे बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? झूठ बोलते हो। सैनिक बाहुल्य प्रदेश में आपने सैनिकों का अपमान किया है। 204 लोग जो पूर्व सैनिक है, सैनिक कल्याण बोर्ड में काम करते हैं, देखिए आपने झूठ बोल के उनका धरना तोड़वा दिया। मगर अब तक 7वां पे कमीशन जो आपने पिछली कैबिनेट में पास किया वो तो दिया नहीं है। आपने कहा था कि 7 दिन के अंदर उनको ये दे दिया जाएगा। ये सवाल के जवाब आपको देने होंगे। एक बार नकार चुका है, उनको घर बिठा दिया है और आपने कहा संगठन उनके ट्वीट के साथ है। इसका साफ साफ मतलब है कि आप सब चाहते हैं कि जो कार्यरत है सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट में उनको कमीशन आप देंगे। आपने पिछली कैबिनेट में कहा, मगर अब आपने नहीं दिया। वो आपको श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको, इस पार्टी को कभी नहीं लाना है। ये सुजाता जी तो मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हमने भी सुने और देखे। पीवी नरसिम्हा राव तो बहुत बड़े थे और हरीश रावत ये बात करेंगे। आपका टॉपिक क्या है? मतलब भाई कांग्रेस के बारे बेरोजगार है, उनके बारे में ये बात नहीं करेंगी। ये बताता है कि जवाब नहीं है इनके पास। ये बताता है कि ये केवल बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो भाई अपने पार्टी को देख लीजिए, 3 मुख्यमंत्री दिए, 3 अध्यक्ष पिछले 5 सालों में एक दूसरे से बोलना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार से गला करता है। ये किसने कहा इसके बारे में? देखिए सिंह रावत ने कहा, हरक सिंह रावत के बारे में। पूरे देश ने देखा त्रिशूल भाई तो तभी प्रचार से हरीश रावत को समिति से बाहर किया, जिम्मेदार पदों से बाहर सुजाता जी देखिए, सुजाता जी, सुनीता जी मैं एक बार सुजाता जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। सुजाता जी देखिए, हरीश रावत के बयान, किस बयान को गंभीरता से लें और किसको नहीं लें, ये आप थोड़ी तय करोगे। देखिए आप लोग इतनी बात कर रहे हैं, मैं जानबूझ के आपके बीच में इज्जत नहीं बोल रही थी। आप उनके ट्वीट का सेकंड पार्ट पढ़ लीजिए, उसमें अरे चुप कराइए ना इनको, कुछ भी बोल रही है, पढ़ के सुना रही हूँ। हाँ पढ़ के सुना दीजिए, आप पढ़ के सुना, सुनीता जी पढ़ के सुना रही है सुजाता जी, सुनाइए। आपको मैं यही बता रही हूँ त्रिशूल जी, सत्ता ने सुनाइए, 4 लाइनें सुन लीजिए। नहीं एक 4 लाइनें सुन लीजिए सुनीता जी, सुन लीजिए, 4 लाइन सुना दीजिए। सुजाता जी पढ़िए। इसमें लिखा है सत्ता ने बहुत कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। ये एक वार्निंग दी जा रही है। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं कि सत्ता जो मगरमच्छ छोड़ रहे हैं वो उनसे आगाह कर रहे हैं अपने संगठन। सत्ता में कौन है? ये क्यों नहीं बोलने दे रही? इसलिए नहीं बोलने दे रही है क्योंकि ये षड्यंत्र कर रहे हैं कुछ, जिसके बारे में हरीश रावत जी कह रहे हैं। सत्ता ने कहाँ लिखा है इसमें? कहाँ लिखा है सत्ता ने? आपकी सत्ता ने कहाँ लिखा है इसमें सुजाता जी? मेरे सामने है भाई। ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, मैं पढ़ के सुना दूँ। त्रिशूल जी सुनिए, ये तो टाइम वेस्ट करने की बात हुई। त्रिशूल जी मेरी एक बात सुन लीजिए, ये कोई छोटी मोटी मछली नहीं है हरीश रावत जी, तो ये मगरमच्छों से डर रही है। भेल मछली बन चुकी है और इन्होंने कई मगरमच्छ खा लिए अपने संगठन से। इसलिए आज इनको जब इनका डूबती नाव में एक बात याद आ रही है, कांग्रेस हुआ तो कांग्रेस
एक अबोध बालक में पानी बाहर निकालने के लिए एक और अरे अपने घर को संभालो, टूट फूट मची हुई है, भानुमती का कुंडा जोड़ा इधर उधर से। अरे इन्होंने तो आम आदमी पार्टी में अपना एक व्यक्ति भेजा, उसे उपाध्यक्ष बनवाया, फिर उसे वापस ले गए। अभी तो देखिए एक दो प्रवक्ता भी है इनके जो लेके गए थे, एक और नेता कांग्रेसी, आज वो भी वापस आने वाले हैं। इनको तो कहो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करना चाहते हो। इनका धरातल उत्तराखंड से खत्म हो चुका है। ये कह रहे हैं हमें कौन नहीं चाहिए आपकी पार्टी से। पंडा पुरोहित है सुजाता जी, ना सैनिक, ना सुजाता जी, महिलाएं, ना नौजवान। सुजाता जी ये कह रहे हैं अपनी पार्टी में अपने पास ही रख लो अपने आदमी, हमें कोई नहीं चाहिए। सुनीता जी कह रही है। अरे तो वापस भेज रहे हैं ये, क्यों परेशान हो गए? अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, उनको ले जाते वक्त तो बड़ी जोर से ले जा रहे थे, और अब कह रहे वापस चले जाओ। वाह भाई वाह। अब ये बताओ सुनीता विद्यार्थी जी कि सत्ता ने वहाँ कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, आखिर सत्ता किसकी है? भाजपा की। तो भाजपा ने जो मगरमच्छ छोड़ रखे आप कौन सा ट्वीट पढ़ रही हैं? क्या तकलीफ है? आप कौन सा ट्वीट पढ़ रही हैं सुजाता जी? 4 घंटे पहले का ट्वीट है सुजाता जी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैं आपको पढ़ के सुना दूं ट्वीट। भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। सुजाता जी आप कौन सा ट्वीट पढ़ रही हैं? मेरे सामने आप खोल के देखिए ना। ये ट्वीट है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। यह है ट्वीट। आप उसको ठीक से देखिए, सेकंड पार्ट उसका, वो 4 पार्ट में ट्वीट है, और सेकंड पार्ट का मैं बता रही हूँ आपको। के लिए ये बोल रहे हैं तो इसमें उनके सिर से सत्ता का भूत ही नहीं निकला है, अभी तक तो सत्ता ही चल रही है। अरे भाई ये तो बता दो, रोजगार कब दोगे हमारे बेरोजगार बच्चों को, ये नहीं लेकिन बताएंगे। बेरोजगारी की बात पर उन्होंने जो बात कही वो तो कमजोर हो जाती है ना जब वो अपने खिलाफ ही आवाज उठा देते हैं। नहीं होती, क्योंकि एक वार्निंग दे रहे हैं वो। मैं कह तो रही हूँ, देखिए तो सही। आप समझिए समय आ गया है तो भाई क्यों नहीं कर रहे विश्राम? कौन ला रहा घर से उठा कर? भाई आप तो ये बताइए, अपने घर को बचा नहीं पा रही, दूसरे घर पे जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, चलते रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात से जरूर दिक्कत है कि इनको ये नहीं पता कि नहीं करना क्या है। इसीलिए जनता ने पहले उनको 2 जगह से घर बिठाया, फिर सेंटर से उन्होंने। सुजाता जी देखिए चुनाव सुन लीजिए ये देखिए। हाँ देख लिया मैंने, ये देख लिया मैंने। देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे लोगों को अपनी ये देख लिया मैंने, उनने पूरे देश को लोगों को पार्टी में शामिल कर रही है, जिनमें से एक का मैं आपको एक लाइन बता दूं कि देश की सेना कश्मीर में बलात्कार करती है। ये कहने वाले जिनकी पार्टी में इनके चहेते बने हुए हैं। बड़ी बातें छोड़ दो, छोटी बातें बता दो। उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग के संतोष बडूनी ने बेरोजगार संघ के स्वामी पवार को नोटिस क्यों दिया? बिल्कुल अमरेंद्र जी, इतनी हिमाकत कैसे अमरेंद्र जी देखिए, राज्य के उस बच्चे को आप नोटिस समाते हो, FIR करने की धमकी देते हो। अगर अन्याय करोगे तो हमारा सामना करना पड़ेगा। हमें पार्टी करोगे उनको ही नोटिस दे दिया, कारण बताओ। समूह के मुंह से निवाला छीनने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सुजाता जी ये सुनीता विद्यार्थी पूछ रही हैं आपने हरीश रावत को क्यों नोटिस दिया था, कारण बताओ। नोटिस हमारी पार्टी में क्या होता है नहीं होता है, उसी पे आके गड़ा के भाजपा रहती है। भाजपा तो इनके प्रवक्ता ने सरेआम एक चैनल पे मुझे कहा कि हम तो हर प्रवक्ता का ABCDEFG निकालते। मतलब शर्म इनको आती नहीं है। इनका काम ये है कि हम सत्ता में बने रहने के लिए क्या गलत काम कर सकते हैं, किसके घर में झांक सकते हैं, किसके बाथरूम
सामने जांच सकते हैं। बेशर्मों की पार्टी है, छापेंगे ही। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी के बारे में उनके बाथरूम में क्या हो रहा, तो ये तो ऐसा कहेंगे ही। चलिए, अब इनके सुन पास लीजिए। कोई काम नहीं। अब ये प्रूव करता है 1 सेकेंड 10 सेकेंड। चलिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कि 5 सुन लीजिए, सुनीता जी कुछ कह रही है वो भी सुन लीजिए। सुन लीजिए जी सुनीता जी। देखिए ऐसा है, इतना बौखलाएंगी तो ना कोई सुन पाएगा ना समझ पाएगा कोई। मेरे को और इनकी आवाज सुनने के लिए थोड़ी ना बैठी है दुनिया, इतनी फालतू थोड़ी ना हो रखी है भाई। ढंग की बात रखो यहाँ पे, है सही तरीके की बात। हमने आप ही के बीच की बात की। सुजाता जी, सुजाता जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए सुनीता जी। ऐसा है देखिए, हरीश रावत जी चुनाव से पहले देखिए, एक तो ये अकेले व्यक्ति थे जो पूरे पार्टी को रिक्शे की तरह खींच रहे थे। अब ये जिंदा होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आजकल आपको पता है ना, जब सतर भतर हो जाते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं, तो वो दिमाग में सतर भतर हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। तो इनके ट्वीट बिल्कुल इग्नोर करने लायक है, क्योंकि मैं ये कह देना चाहती हूँ कि हरीश रावत जी को वाकई विश्राम कर देना चाहिए। अभी नुकसान करने का समय है उनको। ये जो बेटा बेटी वाली बात कर रहे थे ना, बेटा बेटी का दम भी तो नहीं खाया जा रहा है। सेंटर में भी हम जो हमारी सिंधिया जी और हमारे वो राहुल जी इन्होंने चला रखा है उत्तराखंड में कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, है ना, इनको सत्ता, इनको कोई राजनीति से मतलब थोड़ी ना, इनको अपने बच्चों के रोजगार से मतलब है, इनको परिवारवाद बढ़ाने से मतलब है। कि मेरी बेटी सुजाता जी, ये बताओ पूरे परिवार को टिकट दे दो। अरे मैं तो कहती पूरे परिवार घर पे। सुजाता जी समझ रखा है, कुछ भी बोलते रहते, कुछ अपने ही ट्वीट में खुद फंस जाते हैं। एक वो राहुल बाबा दुनिया जा रही है दूसरी साउथ में, ये नॉर्थ में अपना डंका बजा रहे। कहाँ पे क्या शुरू करते हैं, क्या खत्म करते हैं, बारे में भी कुछ बता दो। कार्यकर्ता का भला हो जाता है। सुजाता जी, सुजाता जी, भ्रष्टाचार का आरोप, तीसरे के ऊपर सुजाता जी, उसके सुजाता जी, दिमाग अच्छा करना, वरना अपने घर में बैठे। सुजाता जी देखिए, सुजाता जी देखिए, अगर इस तरह आंतरिक लड़ाइयां खुलकर सड़क पे आएंगी और बाहर आएंगी तो कांग्रेस चुनाव में कमजोर होगी। और समर्पण कर दिया है हरीश रावत ने जिस तरह ट्वीट करके। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो क्या है फिर ये? सत्ता के छुए हुए मगरमच्छ है, जिनसे वो सावधान कर रहे हैं कि वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है। मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ, और ये बदलाई हुई प्रवक्ता को कुछ पता नहीं, ये रोजगार से बता नहीं सकती। आपकी पूरी डिबेट में ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। अपनी हर उस बहन को कहना चाहती हूँ, हर उस नौजवान को। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था,
मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर एक क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर एक क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे अमेंद्र बिष्ट के पास। अमेंद्र जी, देखिए, राजनीति ही बेरोजगारी की बात उठाती है और राजनीति ही उसे कमज़ोर कर देती है, और बेरोजगार ये देखता है, सोचता है कि उसके हक में कोई फैसला होगा, लेकिन जहाँ से बात उठी थी वहाँ से ऐसी बात भी उठ गई कि अब उस बात को संदेह के घेरे में देखना पड़ रहा है। त्रिशूल जी, देखिए, आपने चर्चा किस विषय पर रखी थी और चर्चा कहाँ चली गई, और दोनों ही प्रवक्ताओं ने चर्चा कौन सा रूप दे दिया। तो मेरे मन में तो यही चल रहा था कि दरअसल उत्तराखंड भी इसी तरह से चल रहा है। कभी भी उत्तराखंड के मुद्दों को अगर भटकाना हो तो वहां पर इस तरीके उसको ये दिशा दे दीजिए, और इस दिशा को देने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल माहिर हैं। तो हम इस चर्चा की शुरुआत से कोशिश कर रहा हूं मैं बात करने की कि भाई इस पर जवाब आना चाहिए कि उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल पाया। उत्तराखंड, मैंने सुनीता मैडम से भी इस बात को जानना चाहा कि न केवल ये कहने से काम चल जाएगा कि उपनल के जरिए कितने बेरोजगार भर्ती हुए, पीआरडी के जरिए कितने बेरोजगार भर्ती हुए, या राज्य अधीनस्थ चयन आयोग के जरिए कितने बेरोजगार भर्ती हुए, बल्कि ये बाकायदा ये बताना पड़ेगा। उत्तराखंड की जनता ये पूछ रही है कि किन किन विभागों में कितनी कितनी नियुक्तियां हुई है। और मैं तो इस बात को लेकर के भी हैरान रहता हूं कि आज इस प्रदेश की स्थिति ये हो गई है, उपनल के जरिए और पीआरडी के जरिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार की श्रेणी में लाया जा रहा है, सरकारी नौकरी की श्रेणी में लाया जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि यदि सरकारी नौकरी देने की बात सरकार कहती है तो सिर्फ उन्हीं का आप आंकड़ा दीजिए जिनको आप राज्य अधीनस्थ चयन आयोग के जरिए या विभागीय भर्ती के जरिए डायरेक्ट लेकर के आए हैं। अब आप मनरेगा के मजदूरों को भी जोड़ेंगे, उपनल के जरिए जिनको आप लगा रहे हैं उनको भी आप जोड़ेंगे, पीआरडी के जरिए आप जिनको लगा रहे हैं उनको भी जोड़ेंगे। इस प्रदेश की ये परंपरा नहीं रही है इससे पूर्ववर्ती सरकारों में। तो कुल मिला करके विभागवार आप बता दीजिए कि किस किस विभाग में आपने अधीनस्थ चयन आयोग के जरिए कौन कौन से रोजगार उपलब्ध कराए हैं। ये तो पार्ट टाइम है, उपनल के जरिए आप किसी को रख रहे हैं, ठेकेदार के जरिए आप किसी को रख रहे हैं, या पीआरडी के जरिए रख रहे हैं। तो इसको आप उस रूप में अपनी छाती मत फुलाइए कि ये आपने उत्तराखंड के नौजवान को अस्थायी रोजगार दिया है। सवाल अस्थायी रोजगार की बात हो रही है। अब आजकल तो इनकी सरकार में तो ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई अपने निजी प्रयासों से आगे बढ़ रहा है तो उसको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और न जाने कौन कौन सी योजनाओं से उसको जोड़ करके दिखाया जा रहा है। तो जो अपनी निजी काबिलियत से, निजी क्षमताओं से, निजी ऊर्जा से आगे बढ़ रहे हैं उनको भी अपने रोजगार में जोड़ने का काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि वास्तव में दोनों ही दल उत्तराखंड के बेरोजगार को लेकर के चिंतित है तो जब चुनाव का समय होता है तो सिर्फ उस समय इनकी बात न किया
लीजिए अभी चुनाव के समय पर आप कुछ भर्तियां शुरू कर रहे हैं। पिछले 4.5 सालों में इस प्रदेश में उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवान के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? अब आप जानते हैं चुनाव आ रहे हैं, आपको लोग लठ लेके खड़े हैं, तो आप भर्ती करने का स्वांग रच रहे हैं। बिल्कुल जी सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। सुनीता जी देखिए, अमरेंद्र बिष्ट जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए ऐसा है त्रिशूल जी, अमरेंद्र बिष्ट जी को आंकड़े की कॉपी भिजवा देती हूँ और स्थायी नियुक्तियां जो हमने की है, जो नियमित रोजगार दिए हैं, उन्हीं के आंकड़े हमने इनके सामने पेश किए हैं और पूरी जनता के फिंगर टिप्स पे हैं। अब ये लोग उनको इग्नोर करना चाहते हैं, बार बार देख के इग्नोर करना चाहते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे अमरेंद्र भाई से एक सवाल पूछना है कि आपने बहुत सारे रोजगार दिए दिल्ली में, कितने स्थायी रोजगार दिए आज तक? 500 600 कितने दिए? आप कितने सालों से आप दिल्ली में बताइए स्थायी रोजगार? तकरीबन 414 या कुछ रोजगार ऐसे हैं। इसके बाद आपको कितने रोजगार दिए? और पीआरडी के जरिए जो रोजगार दिया जा रहा है, क्या वो स्थायी रोजगार है? रोजगार इतने आंकड़े दे दिए, यूपीएससी में हमने आपको डिपार्टमेंट वाइज बता दिए, है ना? हर एक जगह हमने सारी अभी चुनावी भर्तियां नहीं है, ये बहुत पहले से लोग नौकरी भी कर रहे हैं। आपके सामने पूरे 4.5 साल का लेखा जोखा है, लेकिन ये आपकी आदत है कि एक बात को जब 100 बार आप झूठ बोलते हैं तो फिर वो झूठी ही मानी जाएगी। आपने उसमें मनरेगा के मजदूरों को भी जोड़ करके दिखा रहे हैं। अरे भाई अभी आप देखिए ना, एक बात सुनिए, आपकी बात को भी आप संघर्ष करते रहो, केजरीवाल आपके साथ है, आप संघर्ष करते रहो, केजरीवाल आपके साथ। दिल्ली में हुई है उत्तराखंड में वो दुर्गति ना हो जो आपने दिल्ली में की है, जो दिल्ली में आपने रोजगार दिए, जहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज है, वहाँ आप नियमित रोजगार नहीं दे पाए। आपके पास तो 100 में भी नहीं है। मैं आपको गिनवा देती हूँ कितने डिपार्टमेंट में आपने कितने नियमित रोजगार दिए, और हमने आपको प्रत्येक विभाग का 49 विभागों का सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना सर, नहीं आप जिस बात को लेकर के अरे भाई सुन लीजिए ना, आपकी यही बीमारी है, जब आपको बताने लगे तो आप अपनी बीच में उसको डिरेल करते हैं, सुनने नहीं देते लोगों को जवाब। 49 डिपार्टमेंट के आंकड़े हमने जनता के सामने रखे हैं, आपको फ्रेम करने के लिए घर भिजवा रही हूँ, आप देखिएगा, और उसमें एक फिगर आपके सामने होगी। तो ये कौन से आंकड़े हैं? जो आंकड़े तो बन जाते हैं कागज पे, मगर सड़क पे लोग क्यों बैठे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए इनसे। ये बताएं कि पीआरडी के जवान जो पूरे राज्य से आए हुए हैं, वो गांधी पार्क के बाहर क्यों बैठे हैं? सहायक लेखाकार के एग्जाम को कैंसिल करवाने की मांग को अरे तो जवाब तो ये देंगी ना कि आपके आंकड़े कागज पे है, सड़क पे बच्चे क्यों बैठे हैं? सड़क पे बच्चे क्यों बैठे हैं? तो अपनी पुलिस की पीआरडी जवानों पर कुछ दिन पहले देखो त्रिशूल जी, हरीश रावत जी ने स्वयं कहा कि राजनीति में वो अपने बेटे बेटी को करने में उन्होंने देरी कर दी है। जिंदाबाद। इस बात का मुझे अफसोस है, क्योंकि आपके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, उनका नाम करते रहिए। धन्यवाद, जिंदाबाद। अब आप ये बताइए कि जो बेरोजगार है उनके लिए क्या कर रहे हैं? जो 24 बच्चे परिवार निगम में आपने चुने हैं, उनको निश्चित कर दे रहे हैं। आपने कैबिनेट में उसका पास किया था। 204 लोग जो सैनिक कल्याण बोर्ड में कार्यरत है, आपने कहा है उनको कमीशन देंगे, 1 हफ्ते के अंदर देंगे। देखिए और आपका भड़ा जो है संगठन में समाप्त हो गया है, और आपको सुजाता जी आपको बिठा दिया है बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। अमरेंद्र जी, सुजाता जी, सुनीता विद्यार्थी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राजनीतिक दल सवाल पर सवाल करते हैं लेकिन जवाब कोई नहीं देना चाहता। दरअसल जवाब कुछ है नहीं, और वो जवाब जिसका लोगों को इंतजार है वो जवाब राजनीतिक दलों से आता नहीं है।
बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।